दोस्तों लास्ट ईयर मेरे पास एक इनकम टैक्स का केस आया था 148 का, जिसके अंदर एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी थी और उसको रिटायरमेंट पे फंड मिला था 40 लाख के आसपास का। उसने आईटीआर फाइल नहीं करी, इन्वेस्टमेंट करी, आगे एफडी वगैरह, आईटीआर फाइल नहीं करी तो केस लग गया। तो उसका बेटा मेरे पास आया, उसने कहा सर बिल्कुल सिंपल केस है मेरा, ये एडवाइस लेने आया था, मैंने बता दिया उसको। कह रहा बहुत सिंपल केस है, मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। उसने क्या करा, उसे समझाया मैंने कि भाई ये प्रोफेशनल से ही करवाना इतना आसान नहीं है, आप इनकम टैक्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसने कहा सर मेरे पास फॉर्म 16 भी है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी है जिसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुटी माफ है, वो सब दे दूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, माना नहीं तो क्या करे। अभी लास्ट वीक मेरे पास फिर आया वो। जब मैंने उसका असेसमेंट ऑर्डर देखा मैं हैरान था। उसने रिप्लाई अच्छा दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन इनकम टैक्स वाला ने क्या करा, भैया 40 लाख का तो आपका एक्सप्लेन हो गया है, उसने बाकी ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगा दिया। बहुत सारी यूपीआई होती है, बच्चा लेते देते हैं, पेरेंट्स से आता है, कई सारी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता। कुछ कैश जमा हुआ था, इधर उधर से बच्चों ने दे दिया कि पापा आपके लिए, कोई बात नहीं। रिटायरमेंट पे थोड़े से गिफ्ट वगैरह आए थे, वो उसने जमा कर दिए कैश वैश में, तो 40 लाख का टैक्स निकाल दिया। बड़ा दुखी था वो, कह रहा सर समझ नहीं आ रहा, जब ऑप्शन ही 40 लाख के ऊपर आया था और मैंने कागज भी दे दिए, तब उन्होंने टैक्स कैसे लगा दिया। अब उसकी सीआईटी अपील फाइल करनी है। मैंने वीडियो आज उन लोगों के लिए बनाई है कि चाहे कितना भी सिंपल केस हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, ऐसी हैं, आपसे रिक्वेस्ट यही है, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास सोच समझ के रिप्लाई दीजिएगा। वो वहाँ ये इसलिए नहीं बैठा हुआ कि आपकी हेल्प करे, वो वहाँ पे ये सोचता है कि मुझे टैक्स निकालना है, टैक्स कैसे निकालना है उसका दिमाग उसी में ही है। आप तो रिप्लाई दिए जा रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि मुझे रिप्लाई देना कब है, देना भी है या नहीं देना है, ये भी जरूरी है कागज का। और अगर कुछ कागज देना भी है तो किस स्टेज पे जाके देना है। उसने क्या करा, पहली हियरिंग में सारे कागज दे दिए, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ये वो सब, पता नहीं क्या क्या दे दिया उसने। अब जब ऑफिसर के पास सब कुछ आ गया है, उसने कहा ये लो जी। बहुत ही चालाकी चलनी पड़ती है, इनकम टैक्स असेसमेंट आसान नहीं है। तो सीआईटी अपील की वीडियो 5 बना चुका हूँ, 6ठी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा कि सीआईटी अपील में क्या करना है, प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। एक छोटी सी चीज बताता हूँ। सबसे पहले इनकम टैक्स के पास केस लगता है आपका ऑफिसर के पास, 40 से 50 हज़ार की फीस है, डिपेंड करता है क्या वॉल्यूम है, जनरल फीस यही है। उसके बाद अगर आप गलती करते हो, आप ध्यान नहीं देते, अपना आप ही रिप्लाई देने लग जाते हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट या अकाउंटेंट हैं, अगर आपको नहीं आती है असेसमेंट करानी, तो थोड़ा सा किसी के साथ मिलकर कर लीजिए। सीआईटी अपील में वही खर्चा आपका 75,000 से 1 लाख बढ़ जाता है एडिशनल। आपने यहाँ गलती कर दी, फिर आपका केस लगता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाके, जहाँ पे 1.5 लाख से 3 लाख तो लग ही जाता है, साथ में पेनल्टी का ऑर्डर भी पास हो जाता है। एक साथ मुसीबत बढ़ जाती है अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गलती कर दी। अब दिक्कत क्या है, इस केस में मैं अपील फाइल कर रहा हूँ। अब दिक्कत क्या आएगी, मुझे उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे सारे। वो डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाएंगे, वेरीफाई होंगे, फिर सीआईटी अपील के पास आएंगे, तो काम जो है ना 4-5 साल का बढ़ गया। तो एसआईसी की हरेसमेंट तो होती है, मानता हूँ मैं। 148 में इसका पावर भी नहीं थी, लेकिन हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उस लड़के ने ऑब्जेक्शन ही फाइल नहीं करे। ऑब्जेक्शन तो फाइल करेगा ना किसी भी चीज़ के लिए, वो सिंपल से रिप्लाई देता चला गया। चलिए कोई नहीं। अब अगर ऑर्डर पास हो गया है, मैंने यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर लिया है। एक केस था मेरे पास कैश डिपॉजिट का 60 लाख का। मान लीजिए आप एसएससी हो, सी हो, एडवोकेट हो, और आपका 60 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट का एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है। अब क्या शुरुआत करेंगे ये देखना है, एसएससी से क्या बात करेंगे, क्या कागज बनाएंगे, कंप्यूटर में क्या सेव करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आखिरी तो देखिएगा, थोड़ी लेंथी है लेकिन प्रैक्टिकल है। आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, जो मैंने केस कराया है ना, अभी ऑर्डर भी दिखा दूंगा, 60 लाख कैश डिपॉजिट था। वो कह रहा था मेरे पास एक भी कागज नहीं है, नील का ऑर्डर हुआ है। वो बंदा झारखंड से मेरे पास आने को भी तैयार है, कह रहा सर मैं आपके लिए पर्सनली मिठाई लेकर आऊँगा, बहुत खुश है वो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा सारे नोटिस। मैं नोटिस को पढ़ूंगा कि ऑफिसर ने क्या क्या मांगा था, कब कब क्या क्या चीज़ मांगी उसने। ऑर्डर पढ़ूंगा, ऑर्डर के साथ साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी होती है, 3 चीज़ें लगी होती हैं वहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156 और ऑर्डर, इसको निकाल लूँगा। ऑर्डर में सारी कमियां, जितनी भी कमियां हैं वो मैं नोट करूँगा। जैसे क्या उसने शोकॉज नोटिस इश्यू करा, क्या उसने मुझे फाइनल ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा, क्या उसने कोशिश करी कि जो मेरे एक्सप्लेनेशन है वो मुझ तक पहुँच जाए, जो नोटिस वगैरह थे। सिंपल लिखना काफ़ी नहीं कि मैंने मेल करा, नोटिस भेजा, नहीं मिला। इस ऑर्डर को पढ़ के आपको सारे डिफेक्ट निकालने हैं। अप्रूवल चेक करनी है। 148A के नोटिस जितने भी हैं बिना प्रिंसिपल सीआईटी के अप्रूवल के नहीं आते हैं। अप्रूवल चेक करिए,
क्या अप्रूवल प्रॉपर है, क्या कमिश्नर ने चेक करा है केस, क्या उसने सिंपल लिख दिया यस आई एम सेटिस्फाइड। बहुत सारे केसेस में मैं वहाँ सिर्फ इस बात से जीता हूँ कि ऑफिसर ने लिख दिया यस आई एम सेटिस्फाइड। ये काफ़ी नहीं है दोस्तों, प्रिंसिपल सेटी को भी प्रॉपर अप्रूवल देनी पड़ेगी, उसको फैक्ट चेक करने पड़ेंगे, सिंपल नहीं लिख सकता वो यस आई एम सेटिस्फाइड इट इज़ अ फिट केस फॉर 148A। गलत है, ऑब्जेक्शन रेज करना है। आईटीआर एक्नॉलेजमेंट चेक कर लीजिए, अगर उसने आईटीआर नहीं भरी है तो आईटीआर की कंप्यूटेशन बना लीजिए, आईटीआर फॉर्म देख लीजिए उसका कि उसने क्या क्या बनाया है। 148A(d) का ऑर्डर जब केस लगता है, कभी भी शुरुआत होती है, जैसे अभी जो केस हो रहे हैं 148A(d) के ऑर्डर पास हो रहे हैं, वो इसलिए होते हैं उसने आपसे शोकॉज दिया, आपने रिप्लाई ठीक से नहीं दिया, उसने कहा आपका केस कंफर्म कर रहा हूँ। जब ये ऑर्डर पास हो जाता है इसका मतलब ये है 148A(d) में आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, अब आप पे असेसमेंट प्रोसीडिंग चलेंगी और आखिरी में आपके पास एडिशन होगी, साथ में इनकम टैक्स की डिमांड भी आएगी। ये भी चेक करता हूं मैं कि जो इसमें कहा गया है शुरुआत में क्या ऑर्डर में वही है कि नहीं है। बहुत सारे केस दोस्तों ऐसे भी हुए हैं मेरे पास 148A के, जिसके अंदर केस तो खिला था किसी और चीज़ के ऊपर, कैश डिपॉजिट पे, जब उसने ऑर्डर करा ऑर्डर के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें जो इसके अंदर लिखा हुआ है ऑफिसर का स्कोप वहीं तक सीमित होना चाहिए था, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए था। जैसे मेरे केस के अंदर उसके AIR के अंदर सिर्फ 35 लाख का कैश था, फाइनल उसने एडिशन कर दी थी 60 लाख की। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग CIT अपील में गलती करते हैं, बहुत सारी CIT अपील इतनी कैजुअल वे में जाती है ना, रिजेक्ट हो जाती है। आदमी सोचता है सारे कागज मेरे पास हैं, मेरिट पे सोचता है, CIT अपील पे मेरिट नहीं। CIT अपील और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में आपको लीगल ग्राउंड साउंड रखने होते हैं। ये कोर्ट है, कोर्ट में मेरिट तो बाद में आएगा, पहले लीगल चीज। एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है, बहुत सारे केस आपके भी होंगे, आपने एक भी कागज नहीं दिया, अब आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी पड़ेगी, मैंने बनाया है। साथ में एक एप्लीकेशन भी बनती है रूल 46A की कि आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, CIT अपील इसको क्यों माने। आप उसमें क्या लिखोगे, भैया मेरी ओल्ड ईमेल आईडी पहले ये थी जिस पर नोटिस आए, अब मेरी ईमेल आईडी ये है, नई ईमेल आईडी ये है, ओल्ड एड्रेस था मैंने वहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया है, उसके लिए आप एफिडेविट भी दोगे कि मुझे कोई भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ, प्रॉपर लीगल बनाना है। इन दोनों के फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए हैं, एक एक लाइन भी लिखते, कितना गलत है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। आप कमिश्नर CIT अपील को कैसे बोलोगे कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे पाया, मेरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्यों देखे जाएं, ये तो बताना पड़ेगा ना। अब इसमें क्या है, कैश डिपॉजिट में मैंने क्या क्या मांगा, उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगी, बैंक स्टेटमेंट लेके मैंने टैली में एंट्री कराई, उसका पैसा कब कब जमा हुआ है, पूरे साल में मैंने देखा 60 लाख रुपए जमा था, वो ठीक था। उसके बाद सिस्टम में कुछ दिक्कत होगी, उसने 35 लाख लिया लेकिन 60 लाख था, मैंने चेक करा 60 लाख ठीक निकला। फिर मैंने 60 लाख का यूज़ देखा कि उसका सोर्स क्या है, उसने कहा कि मैं वीकली मार्केट लगाता हूँ, संडे वनडे मार्केट जो भी होती है उसमें करता हूँ मैं। फिर मैंने उसका कैश फ्लो बनाया, जमा घटा कितना हुआ, हालांकि उसके जितना भी कैश जमा हुआ था उसके बाद उसने परचेज करी थी, बैंक से पेमेंट थी पार्टी को। फिर मैंने उसका यूज़ निकाला कि उसने कैश जमा करने के बाद क्या यूज़ करा, जो पेमेंट थी वो भी हर महीने थोड़ी थोड़ी हो रखी थी। यानी कि बैंक स्टेटमेंट से और बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने बनाई, उससे ये पता चल गया कि इस बंदे का बिजनेस है, इसने बस आईटीआर फाइल नहीं करी है, कैश जमा करता था और आगे पेमेंट करता था, परचेज लेता था, मार्केट लगाता था, कागज़ उसके पास एक भी नहीं था, मतलब वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था मेरे से बेचारा, कागज़ की बहुत दूर की बात रही। मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को समझाया, कैसे समझाया कि एसआईसी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पूरी कहानी लिखी मैंने कि एसआईसी की एज इतनी है, प्रोफाइल भी, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी है, कितने साल से क्या बिजनेस कर रहा है, अनऑर्गेनाइज वे में है, कौन कौन सी मार्केट वो लगाता है, कैश में सेल करता क्यों है, बुक्स मेंटेन क्यों नहीं कर पाया, परचेज के बिल क्यों नहीं है उसके पास, यही सब लिखा मैंने। लास्ट ईयर की आईटीआर ली, लोग भूल जाते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर की आईटीआर और उसकी आईटीआर हिस्ट्री। मैंने 5 साल की इसकी आईटीआर क्लोजमेंट निकाली और हिस्ट्री बना के दी मैंने कि भाई देखो हर साल ये अपनी आईटीआर भर रहा है, उसमें हर साल कैश दिखा रहा है, 44AD के अंदर 8% का टैक्स भी जमा कर रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, एसआईसी का रिकॉर्ड ये रहा है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, 60 लाख रुपए अनडिस्क्लोज कैश नहीं है, और कैश जमा करने के बाद उसने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है, कोई घर नहीं खरीदा है, एफडी नहीं कराई है, उसने पेमेंट करी है,
पेमेंट किस चीज़ की होगी? परचेज की होगी। अगर परचेज है तो सेल भी होगी। पर्सनल यूज़ तो नहीं करा। ये कैश कब माना जाएगा आपकी ब्लैक इनकम? आपने कैश जमा कराई, आपने कार खरीद ली, कैश वो आपका माना जाएगा। कैश जमा कराया, आपने घर ले लिया, आपका माना जाएगा। आपने एफडी करा दी, तब माना जाएगा। ये कैश पूरे साल में जमा हुआ है छोटे छोटे ट्रेंच में, कभी 15,000, कभी 10,000, कभी 20,000। इसका मतलब बिजनेस को भी सुटेबल करता है। हो सकता है कि ये एक्चुअल में ना हो, समझ रहे हो? जो 60 लाख का कैश है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो कहानी बनाई, आप कह सकते हो कहानी बनाई, या मैंने जो अपनी फैक्ट बताए, प्रेजेंटेशन दी सीआईटीपीएल पे, वो ठीक लगी इसको। इस हिसाब से आईटीआर की हिस्ट्री दिखाई मैंने, 5 साल का उसको रिकॉर्ड दिखाया, 5 साल की बैंक हिस्ट्री में बताई। पहले भी कैश जमा होता रहा है जी। जब आपने 1 साल में मेरा एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी सालों में क्या दिक्कत है? 5 साल मेरे आप ओके कर रहे हो, मेरा आपने केस नहीं खोला है, ना 143(2) आया है, ना 148 आया है, तो आप मेरा इस साल का कैश को कैसे लेट कर सकते हो? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका ऑर्डर आ गया, 0 पे ऑर्डर। एक ही रिप्लाई दिया मैंने, ज़्यादा रिप्लाई दिया ही नहीं मैंने उसमें, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैंने साथ में उसमें केस लॉग भी डाले, मैंने ये एप्लीकेशन भी लगाई एडिशनल डॉक्यूमेंट की कि हम क्यों नहीं दे पाए। मैंने बताया कि अनएजुकेटेड है, अपनी ईमेल आईडी खोल के देखता ही नहीं है, वीकली बाजार लगाता है, वो घर पे रहता ही नहीं है, किसने नोटिस रिसीव करा हमें ये भी नहीं पता। एफिडेविट लगाया, स्टैम्प पेपर पे निकाला, उसकी नोटरी कराई, उसमें बहुत कुछ लिखा जाता है, फॉर्मेट देख लीजिएगा आप। इन सब चीज़ों से दोस्तों आपका केस स्ट्रांग होता है। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए जो लोग अपने आप रिप्लाई दे देते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट प्रोफेशनल्स जिनको सीआईटीपीएल या इनकम टैक्स ऑफिसर का केस कराना नहीं आता, वो भी कई बार गलती कर देते हैं, वो बाद में ऐसी कोई दिक्कत आती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ के, या किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में, हो सकता है किसी को अच्छी आती हो अपील, आप उसके साथ मिलकर शुरुआत में 4, 5, 6 अपीलें कम से कम साथ में कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्स पार्टी ऑर्डर पहले ही हो चुका है इनकम टैक्स में, अब सीआईटीपीएल में कुछ गलती हो गई तो लेने की देनी पड़ जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल में जाओगे, पैसा तो लगेगा, साथ में पेनल्टी का ऑर्डर भी पास हो जाता है। इस केस में भी ऐसा हो सकता था अगर ये केस हार जाता तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, एडवाइस, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। वो जो आदमी था जिसका बेटा आया था, बहुत परेशान था, तो मुझे लगा आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि जितना भी आसान केस हो, कुछ भी हो, हमेशा प्रोफेशनल से ही करवाएं और सही तरीके से करवाएं, ताकि उसको सिस्टम पता होना चाहिए। सिस्टम को जरूरी है। इनकम टैक्स वाला आपका टैक्स निकालने के लिए बैठा है, आपसे इंक्वायरी करने के लिए नहीं। ये गलती मत कीजिएगा कि मेरे पास सारे कागज है, मेरा क्या कर लेगा। वो आपके कागजों को ओके कर देगा, बाकी चीज़ों पे आ जाएगा, क्योंकि इसको तो टैक्स लेना है। ये गलतफहमी भी इनकम टैक्स वालों को अपनी दूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है ये। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।